हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य दर्शन। ये शॉर्ट राज्य दर्शन है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। जैसे यूनेस्को में कौन सा स्थल है, क्या कुछ है, तो सारा कुछ जानेंगे। तो देखिए, पहले राजस्थान की बात करते हैं। तो हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अब जयपुर के अंदर बात करते हैं, जयपुर में फेमस क्या है? तो जयपुर में देखो, मैं फेमस चीजें बताता हूँ आपको। एक तो है पन्ना मंडी। पन्ना मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। फिर 2 नंबर की बात करते हैं तो 2 नंबर पे आता है ओपीडी टावर। साथ में करंट भी है। ओपीडी टावर है वो सबसे भारत में सबसे बड़ा ओपीडी टावर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। फिर बात करते हैं थर्ड की, जो सांगानेर में है। सांगानेर में स्टेडियम बनने जा रहा है। सांगानेर में स्टेडियम बनने जा रहा है, वो भी वर्ल्ड के अंदर कितने नंबर के अंदर आता है? विश्व में 3 नंबर के अंदर आता है। 1 नंबर पे कौन सा है? वो है अहमदाबाद के अंदर मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर आता है। 2 नंबर स्टेडियम कहाँ पे आता है? वो है ऑस्ट्रेलिया में आता है, मेलबर्न के अंदर। 2 नंबर स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर। अब बात करते हैं जयपुर में और क्या प्रसिद्ध है। तो जयपुर में पन्ना मंडी हो गई, जो कि क्या है? विश्व की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ओपीडी टावर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ओपीडी टावर जयपुर में बनने जा रहा है। और सांगानेर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, यह बनने जा रहा है। अब बात करते हैं जयपुर में और क्या फेमस है। तो बात करते हैं यूनेस्को के अंदर। राजस्थान में यूनेस्को में कौन कौन सी चीजें हैं? यूनेस्को में पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है केवलादेव घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था इसको किया गया था 1985 के अंदर। कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर। और असम के अंदर जो काजीरंगा अभ्यारण्य है या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी 1985 के अंदर शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो राजस्थान की और क्या क्या चीजें हैं देखिए यूनेस्को के अंदर। तो जो कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, वो भी राजस्थान का यूनेस्को के अंदर शामिल है। और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा, ये भी पूछा जाता है जो राजस्थान के एग्जाम होते हैं। गुलाबो सपेरा, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य ये भी यूनेस्को के अंदर शामिल है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में और क्या क्या चीजें हैं। तो राजस्थान में देखें तो फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत। डिजिटल लोक अदालत भारत की फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे है? तो वो है जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब राजस्थान की थोड़ी बहुत और बातें करते हैं। जैसे राजस्थान में सर्वप्रथम राजपूताना। राजपूताना नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस। फिर बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, रजवाड़ा हो गया। तो ये किन के द्वारा दिए गए हैं? ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिसे राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम किसने बोला था या किसने उपयोग किया था? तो जॉर्ज थॉमस हो गया। और राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, तो ये नाम किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे सर्वप्रथम। अब बात करते हैं राजस्थान की और 1-2 चीजों की जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे राजस्थान को मरुकांतर किस में कहा गया है? मरुकांतर। मरुकांतर, ये मरुकांतर शब्द कहां से लिया गया है या किस में है? तो ये है वाल्मीकि द्वारा, जो वाल्मीकि की रामायण है उससे लिया गया है। तो वाल्मीकि में जो रामायण है वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई, उसमें मरुकांतर किसको कहा गया है? राजस्थान को मरुकांतर कहा गया है। अब बात करते हैं नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ये भी पूछा जाता है कभी भी। तो शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। क्या है? कथक। कथक। अब बात करते हैं क्लासिकल डांस। तो हमारे भारत के अंदर क्लासिकल डांस कितने हैं? क्लासिकल डांस कितने हैं? तो क्लासिकल डांस है हमारे भारत में 8। बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की। तो भारत के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? भारत के अंदर 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि जो क्लासिकल डांस है उसमें नवीनतम डांस कौन सा है? न्यू डांस कौन सा है? शास्त्रीय डांस, तो वो है असम का। असम का जो क्षत्रिय डांस है वो क्या है? नवीनतम 8वां क्लासिकल डांस है। अब बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की। तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? न्यू।
तो क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। उड़िया क्लासिकल लैंग्वेज है, लोग की छठी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो हो गई क्लासिकल लैंग्वेज की बात। शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कौन सा है? कथक है। अब बात करते हैं राजस्थान के खेल की। तो खेल कौन सा है राजस्थान का? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी कौन सा है? गोडावन। गोडावन पक्षी कौन सा है? गोडावन। पशु की बात करते हैं तो ये है चिंकारा और ऊंट। चिंकारा और ऊंट पक्षी हो गया, पशु हो गया। और ठीक है, तो पक्षी, पशु और वृक्ष की बात करें तो वृक्ष क्या हो गया? खेजड़ी। वृक्ष क्या हो जाएगा? खेजड़ी, जिसको राष्ट्रीय वृक्ष का कब दिया गया था? 1983 के अंदर राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था, 31 मार्च को। बात करते हैं वृक्ष हो गया तो खेजड़ी होता है। 1983 के अंदर इसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था। पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प होगा रोहिड़ा। और इसे भी पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 1983 के अंदर। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। ये तो हो गई राजस्थान की बात। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सबके बारे में। जो राजस्थान के अंदर पक्षी है, घना पक्षीगार केवला देव, ये यूनेस्को के अंदर शामिल है। केवला देव घना पक्षीगार। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन, ये भी पूछा जाता है काफी बार, साइबेरियन सारस के लिए, क्रेन के लिए, साइबेरियन सारस के लिए। और जो सलीम अली थे, डॉक्टर सलीम अली, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, सलीम अली की कर्म स्थली कहाँ थी? तो यही थी केवला देव घना पक्षीगार में। किसकी शरण स्थली थी? डॉक्टर सलीम अली की, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा याद रखना है। और इनका जन्मदिन कब आता है? 12 नवंबर को आता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हो गई राजस्थान की बात। वैसे तो राजस्थान का बहुत है, यूनेस्को के अंदर जो दुर्ग है वो भी 5 दुर्ग शामिल किए गए हैं। तो वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन अब गुजरात की बात करते हैं। जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या होगी? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी होगी, गांधीनगर। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर कौन कौन सी साइट है गुजरात की। तो देखो, गुजरात की यूनेस्को के अंदर साइट जो फेमस चीज है, तो गुजरात की एक तो रानी की बाव है। रानी की बाव, जो रानी की बाव, ठीक है, तो ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। बाद में बात करते हैं, अब देखो गुजरात के अंदर ही तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद, गुजरात के अंदर ही अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में विश्व का पहला स्टेडियम विश्व का पहला स्टेडियम कहाँ पे है? तो अहमदाबाद के अंदर, हमारे भारत के अंदर। और उसका नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम। तो ये भी बातें आपको ध्यान में चाहिए। तो यूनेस्को की सूची में क्या है? रानी की बाव है। तो ये प्रसिद्ध है, रानी की बाव। अब बात करते हैं और फेमस स्थानों की। जैसे आपको पूछ ले कि विश्व के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रतिमा कौन सी है, तो वो कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। वो कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी। अब ये किसकी है? देखो, स्टेचू ऑफ यूनिटी यूनाइट किसने किया था भारत को? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं एक बात और बता देता हूँ कि सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारडोली की जो महिलाएं थी, जो बारडोली के अंदर जो वो करके विरोध में चल रहा था ना, तो वहाँ पे वहाँ पे कौन गए थे? वल्लभ भाई पटेल गए थे। तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें उपाधि थी सरदार की उपाधि। ठीक है, बारडोली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है। जो सरदार सरोवर वहां पे मूर्ति है, तो वहां पे नर्मदा नदी पे बांध है। तो सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। अब बात करते हैं नृत्य की। तो यहाँ पे क्या है? गरबा। तो यहाँ का मुख्य नृत्य कौन सा है? गरबा, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, गरबा नृत्य। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ सबके बारे में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। भोपाल ये हो गई राजधानी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो। अब बात करते हैं, अब एक बात ये, गुजरात में आप ये भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी तटीय सीमा है ना, तटीय सीमा भी कौन बनाता है? गुजरात बनाता है सर्वाधिक। तटीय सीमा सर्वाधिक कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। तो ये भी आप पता होना चाहिए आपको। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। भोपाल राजधानी होगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? तो शिप्रा नदी। शिप्रा नदी। शिप्रा
नदी। अब बात करेंगे यूनेस्को की सूची में भोपाल यानी जो मध्य प्रदेश है उसकी कौन कौन से स्थल है। तो यूनेस्को की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। यूनेस्को की सूची में कौन कौन सा है, तो एक तो सांची का स्तूप, क्या है, एक सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। अब इसको यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था, तो ये हो जाएगा 1989 के अंदर, सांची के स्तूप को 1989 के अंदर शामिल किया गया था। बात करते हैं दूसरे यूनेस्को के अंदर क्या आता है दूसरा, तो ये भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भीमबेटका गुफा है। तो ये भी यूनेस्को की सूची के अंदर इसको कब शामिल किया गया था, 2003 के अंदर यूनेस्को के अंदर इसको शामिल किया गया था। अब बात करते हैं इसकी काल की, ये किस काल की, तो ये पूरा पाषाण काल की है, पूरा पाषाण काल की है। तो सांची का स्तूप हो गया, भीमबेटका गुफा हो गई, और ये पूरा पाषाण काल की है। 2003 में शामिल किया गया था और उसे 1989 के अंदर शामिल किया गया था। सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बांधव नेशनल पार्क है, तो उसके अंदर ही नामीबिया है या नामीबिया है, उसे चीते लाए गए थे यहाँ पे। तो ये भी आप पता होना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश की बात हो गई, फिर बात करते हैं गोवा की बात करते हैं। तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, ठीक है। अब गोवा में फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगाली आए थे। कौन आए थे, सर्वप्रथम पोर्चुगालीज आए थे, और बाद में भी कौन गए, पोर्चुगलीज यानी पुर्तगाली गए थे बाद में भी। और कब गए थे गोवा से, तो ये गए थे, कब गए थे गोवा से, 1987 के अंदर भारत से यहाँ से गए थे, और इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पोर्चुगाली ने। अब बात करते हैं गोवा की पणजी हो गई। अब यहाँ पे फेमस स्थल की बात कर लेते हैं थोड़ा। वो गोवा किस नदी के किनारे, तो मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। गोवा किस नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। और यहाँ पे जो दूध वाटरफॉल है या मिल्क वाटरफॉल है, दूध वाटरफॉल कहाँ पे है, वो गोवा के अंदर स्थापित है। अब बात करते हैं जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो भी पणजी के अंदर है, गोवा के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, गोवा के अंदर स्थित है जीएसटी का। तो ये सब कुछ हो गया। अब थोड़ा और गोवा के बारे में जानते हैं, गोवा के अंदर कुछ क्या है। तो सबसे कम तटीय सीमा है, सबसे कम तटीय सीमा वाला कौन सा राज्य है, तो ये है गोवा। कौन सा है, गोवा। अब बात करते हैं जो 16 पैरेलल लाइन है, अक्षांश है, वो भी कहां से, गोवा के बीचों बीच से गुजरती है। जो 16 अक्षांश है, 16 डिग्री अक्षांश है, वो किस राज्य के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो वो भी गोवा है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं असम की। असम की बात करते हैं तो असम का पुराना नाम क्या है, पहले तो ये बताओ आप। असम का पुराना नाम क्या है, तो ये कामरू। क्या था इसका नाम, कामरू। असम का पुराना नाम क्या है, कामरू। अब बात करते हैं असम की राजधानी। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी होगी दिसपुर। अब बात करते हैं कि असम के अंदर कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। और कौन सा द्वीप बनाती है असम के अंदर, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप, जो एकमात्र नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो असम के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर कौन कौन सी चीजें इसकी शामिल की गई है इसके अंदर, इस राज्य में। जैसे उद्यान की बात करते हैं, उद्यान की बात करते हैं तो इसमें कौन सा है, काजीरंगा। क्या नाम है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह गेंडे के लिए, या एक सिंह वाले गेंडे के लिए, एक सिंह वाले गेंडे के लिए, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था इसको, 1885 के अंदर। कब किया गया था, 1885 के अंदर इसको शामिल किया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं असम की। असम की राजधानी हो गई दिसपुर। असम की भाषा की बात करते हैं तो असम की भाषा क्या है, असमिया। क्या है, असमिया। असम की भाषा क्या है, असमिया। और जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो मैं आज कितनी करवा दी आपको राज्य दर्शन, छोटे छोटे शॉर्ट के अंदर। तो इतने हो गए हमारे 5 राज्यों के मैंने आपको कंप्लीट करवाए। तो आगे भी मैं पूरे जो कितने स्टेट है अभी 28 राज्य प्लस
जो 8 यूटी है उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। हमने क्या पढ़ा था कल? भारत दर्शन के अंतर्गत राज्य दर्शन पढ़े थे। राज्य दर्शन के अंतर्गत हमने 5 राज्यों के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ा था। यूनेस्को में यूनेस्को के अंदर कौन सा स्थान है, कौन सी साइट है, और उनका फेस्टिवल कौन सा है, कौन सी परियोजना चल रही है, कौन सा बांध है, कौन सी नदी है, तो वो सारा कुछ कंप्लीट हमने पढ़ा था। आज हम 5 और स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो चलो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इसकी है ईटानगर। बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है? ईटानगर। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट कौन सा है? तो दोनों पोल एयरपोर्ट यहाँ पे स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो स्थान है वो तवांग। जो तवांग है, अभी वहां पे क्या हुआ था, हिंसा हुई थी ना वहां पे चाइना बॉर्डर के अंदर। तो तवांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। बात करते हैं दरे की, तो बोमडिल्ला दरा। बोमडिल्ला दरा कहाँ पे? वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब बात करेंगे और भी चीजों के बारे में, अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आर्किड स्टेट। अब हमें पता होना चाहिए कि आर्किड क्या होता है, स्टेट क्यों इसे कहते हैं। तो देखो, आर्किड क्या है? एक फूलों का पौधा है। एक फूल का क्या है? पौधा। आर्किड क्या है? एक फूलों का पौधा है। आर्किड स्टेट क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक फूल पाए जाते हैं। वो किसके पाए जाते हैं? आर्किड के। और इस आर्किड के पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है? तो इत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। तो इस पौधे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इत्र बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। के उपयोग में इत्र बनाने के उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं फर्दर आगे। अब अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं अरुणाचल का अर्थ क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है सूर्योदय। इसका अर्थ होता है सूर्योदय। इसका अर्थ होता है सूर्योदय। अब बात करते हैं, अब देखो अरुणाचल प्रदेश है तो भारत, ये भारत का मैप हो गया। ये भारत का मैप हो गया। तो यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पे कौन सा छोर है? ये है पूर्वी छोर। पूर्वी छोर। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का कौन सा भाग है अंतिम छोर पे? तो वो है किबिथु। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो सूर्योदय सर्वप्रथम भारत में, सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? वो होता है जैसलमेर में, कटरा में, या जैसलमेर लिख लो आप, जैसलमेर। और इन दोनों के बीच, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में कितना अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर भारत के अंदर होता है। कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का अंतर होता है। अब बात करते हैं थोड़ी और फर्दर आगे। अब बात करते हैं फेस्टिवल की। तो वांचुआ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? वांचुआ। तो यहाँ का फेस्टिवल कौन सा है? वांचुआ फेस्टिवल है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई भारत में सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। यदि एशिया की बात आए या विश्व की बात आए तो वो है जापान। तो जापान के अंदर सर्वप्रथम सूर्योदय जापान के अंदर होता है। अब जापान की बात आ गई, थोड़ा और जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है। अब बात करते हैं टोक्यो। तो टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? वो जापान के अंदर हुए थे। कहाँ पे हुए थे टोक्यो ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? जापान के अंदर हुए थे। अब यहाँ पे सर्वप्रथम सिल्वर मेडल किसने जीता था? आपको पूछ ले, सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो वो थी क्या नाम था सिल्वर मेडल? मीराबाई चानू। भारत की श्रेणी। तो मीराबाई चानू ने किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग के अंदर। वेट लिफ्टिंग के अंदर क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। अब बात कर लें कि भाई जो टोक्यो ओलंपिक है इसका शुभंकर क्या था? तो मीराई तोवा इसका शुभंकर था। मीराई तोवा इसका शुभंकर था। ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। गोल्ड किसने जीता था टोक्यो ओलंपिक में? तो वो था नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के अंदर। नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अब बात करते हैं फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का स्टेट। 17%। कितना है? 17%, 17% जनसंख्या घनत्व। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? सर्वाधिक की बात करते हैं तो वो है बिहार के अंदर। क्या है? बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार के अंदर। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व राज्यों के अंदर तो आ ही गया, तो थोड़ा यूटी के अंदर भी पढ़ लेते हैं।
तो यूटी के अंदर पड़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक कहाँ पे है यूटी के अंदर, दिल्ली। कहाँ है, दिल्ली। और न्यूनतम पूछे और सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है लक्षद्वीप, वो है लक्षद्वीप के अंदर। और जो कि अब लक्षद्वीप है तो एक प्रवाल भित्ति के द्वारा बना हुआ एकमात्र भारत का द्वीप है, वो है लक्षद्वीप। तो ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब बात करेंगे हम पश्चिमी बंगाल के बारे में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो वह कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होगी। अब कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। अब बात करते हैं कोलकाता को कौन सा जीआई टैग मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल को जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो ये रसगुल्ला, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला का जीआई टैग किसको मिला हुआ है, वो है पश्चिमी बंगाल को। अब बात करते हैं जीआई टैग क्या होता है। तो ये एक जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है, भौगोलिक एक इंडेक्स होता है। वो भारत सरकार के द्वारा 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए किसी राज्य को किसी चीज पर दिया जाता है। फिर कहते हैं पेटेंट क्या होता है, छोटी छोटी चीजें याद रखने के लिए। पेटेंट क्या होता है, ये पेटेंट होता है 20 साल के लिए। क्या होता है, 20 साल के लिए करवाया जाता है किसी भी चीज पर, या कोई भी इनोवेशन किया जाता है या खोज की जाती है, उसमें पेटेंट करवाया जाता है। तो ये तो हो गई कोलकाता किस नदी किनारे, हुगली नदी के किनारे। जीआई टैग रसगुल्ला का है, 10 ईयर्स के लिए जीआई टैग होता है। पेटेंट किसके द्वारा होता है, तो 20 साल के द्वारा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई नदी कौन सी है, हुगली नदी हो गई। तो हुगली नदी पे क्या है, फर्स्ट भारत का फर्स्ट, FRIST, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। जो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है वो भी कहाँ पे चालू हुई है, वो हुगली नदी में बनाई गई है अंडर वाटर मेट्रो, वो भी कोलकाता के अंदर की गई है। एक दोस्तों मैंने आपको चीज बताना भूल गया, मैं यूनेस्को के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है, यूनेस्को के अंदर नाम दफा नेशनल पार्क, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो नाम दफा नेशनल पार्क है, वो अरुणाचल प्रदेश के यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब फर्दर आगे चलते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में चल रहे थे, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हम पढ़ते हैं यूनेस्को में क्या शामिल है, यूनेस्को के अंदर क्या शामिल है। तो देखो यूनेस्को के अंदर शामिल है दुर्गा पूजा, ये यहाँ का त्योहार है, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये यूनेस्को के अंदर दुर्गा पूजा शामिल है। अब बात करते हैं अमूर्त धरोहर के अंदर शामिल है, अमूर्त धरोहर। भारत में कितनी अमूर्त धरोहर में कितने स्थान है, तो 14 स्थान है, ये भी आप पता होना चाहिए। बात करते हैं रामसर साइट, भारत के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट है या स्थल है, तो वो हो गए 75। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर कौन सी साइटें हैं, तो ये है 40। कौन से स्थान है, 40 स्थान है। और इनमें से नवीनतम कौन सा है, धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। और धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सफेद रंग का कुआं, सफेद रंग का कुआं या सफेद कुआं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा किसके लिए है, 40वीं साइट है और सफेद रंग का कुआं इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखो आपको 39 पूछ ले, तो ये क्या है, रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर। राइटिंग तो खराब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। रामप्पा मंदिर है। तो अमूर्त धरोहर कितनी, 14। रामसर साइट कितनी, भारत में 75। और यूनेस्को के अंदर कितने स्थल है, 40। धोलावीरा न्यूनतम है और 39वां कौन सा है, रामप्पा मंदिर। ये हो गया आपके कंप्लीट। और दुर्गा पूजा यूनेस्को के अंदर दुर्गा पूजा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व की। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो था पश्चिमी बंगाल के अंदर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये स्थापित किया गया था। अब सुंदरवन की बात है, ये तो देखते हैं हम थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। क्या है वो, सुंदरवन डेल्टा। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब सुंदरवन से क्या हो गया, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व फर्स्ट कौन सा था, बंगाल के अंदर सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि चीतों के लिए फेमस है। अब बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पे एकमात्र एशिया का स्थान है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। एकमात्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कौन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा के अंदर पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा की बात चल रही है, तो सुंदरवन कहाँ पे सर्वाधिक, सुंदरवन यानी उष्णकटिबंधीय जो पौधे वो कहाँ पे पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा पे पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा में पाए जाने वाले जो स्थान है वहाँ पे पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा के एकमात्र स्थान कौन सा है, ब्राजील हो गया, इक्वाडोर।
अब यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, तो ये यहाँ पे सुंदरवन, सुंदरवन पौधे पाए जाते हैं, सुंदरवन। अब यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप है, एनाकोंडा, वो भी यहाँ पाया जाता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पे पाया जाता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, भूमध्य रेखा पे जो सुंदरवन वनस्पति है वहाँ पे पाया जाता है। और इक्वाडोर हो गया, ब्राजील हो गया, कोलंबिया, कंबोडिया हो गया, ये सारी कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। अब ये तो हो गया पश्चिमी बंगाल, मैंने थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, देखो ज्यादा तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। तो मणिपुर देखो, मणिपुर कराते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। ठीक है। अब मणिपुर के अंदर भारत की ये जीके का क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे स्थापित की गई है, वो है मणिपुर के अंदर। अब बात करते हैं मणिपुर की, जो मणिपुर है वहां पे प्रसिद्ध क्या चीज है, तो वहां पे देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहां पे है, तो वो है मणिपुर के अंदर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील, जो कि क्या है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठी पानी की झील है। अभी तो हो गई लोकटक झील की बात। तो यहाँ पे देखो फ्लोटिंग पार्क है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को की सूची में क्या है, फ्लोटिंग पार्क। तो यूनेस्को की सूची में फ्लोटिंग पार्क है, उसे क्या बोलते हैं, किबुल लामजाओ पार्क, राष्ट्रीय पार्क, जो यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल है। ये एक फ्लोटिंग पार्क है। तो ये हो गए लोकटक झील होगी उत्तर पूर्वी। अब देखो पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है, ये भी जीके का क्वेश्चन है। पीएम डिवाइन योजना किससे अंतर्गत है, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनको विकसित करना या डेवलप बनाना, इसका उद्देश्य क्या है, डेवलप करना। अब फर्दर आगे बात करते हैं थोड़ा और। मणिपुर का जो संगाई है वो यहाँ का प्रसिद्ध पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, संगाई, मणिपुर का। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, भारत की, तो मणिपुर के अंदर। और मीराबाई चानू है वो भी मणिपुर की है, जो मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू एक कहाँ की है, इनका संबंध मणिपुर की है। अब बात करते हैं मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ में क्या जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कहाँ पे हुए थे, अभी ये लंदन के अंदर हुए थे, लंदन, बर्मिंघम। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी, लंदन के अंदर हुई थी, बर्मिंघम के अंदर। अब बात करते हैं कि ये कॉमनवेल्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कब से स्टार्ट हुआ, तो 1930 के अंदर हैमिल्टन, कनाडा। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुए, हैमिल्टन, कनाडा के अंदर स्टार्ट हुए थे। बात करते हैं 2018 की कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुए थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड स्टॉक। तो ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड स्टॉक के अंदर हुए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है अगर आपका कोई एग्जाम है तो। ऑस्ट्रेलिया की 2018 में ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड स्टॉक के अंदर हुए थे। अब बात करते हैं कि भारत ने इनमें कितने मेडल जीते, वो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ जल्दी। तो इन्होंने कुल 62 मेडल जीते। भारत ने कितने जीते, 62 मेडल, नहीं सॉरी 61। ठीक है, और गोल्ड कितने जीते, तो गोल्ड 22 जीते। गोल्ड कितने जीते, 22 जीते। और सर्वाधिक किसमें जीते, कुश्ती के अंदर, सर्वाधिक किसमें जीते, कुश्ती में, कुश्ती। ठीक है, अब बात करते हैं इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर है पेरी द बुल, पेरी द बुल। इसका शुभंकर क्या है, पेरी द बुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मणिपुर। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लो इसको, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी, पहले राजधानी की बात करते हैं। राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। अब देखो इनके फेमस स्थानों की बात करते हैं। देखो उड़ीसा के अंदर नदी कौन सी है, महानदी। नदी कौन सी है, महानदी है। अब बात करते हैं महानदी। तो महानदी पे कौन सा बांध है, महानदी पे बांध कौन सा, हीराकुंड। हीराकुंड ये है भारत का सबसे, यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड सबसे लंबा बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो चिल्का लेक, चिल्का झील, जो कि भारत की सर्वाधिक तटीय झील है, जो कि सर्वाधिक तटीय वाली झील है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाली झील कौन सी है, चिल्का झील। तो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो इससे संबंधित थोड़ी करते हैं।
तो चिल्का झील की बात करें तो देखो यहाँ पे इसके पास में देखो यूनेस्को की सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल। यहाँ पे क्या है, नलबाना, नलबाना राष्ट्रीय उद्यान, नलबाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखो यूनेस्को की सूची में चिल्का झील के किनारे स्थित नलबाना राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है। अब थोड़ा और बातें करते हैं कि चिल्का झील किस लिए फेमस है। चिल्का झील तो पहला तो हमने पढ़ा सर्वाधिक तटीय रेखा वाली, सर्वाधिक तटीय सीमा वाली, तटीय सीमा, तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाली लेक है। बाद में हमने पढ़ा नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, नलबाना पक्षी उद्यान, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, फिर बात करते हैं और, तो यहाँ पे नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है, नौसेना, नौसेना, नौसेना प्रशिक्षण केंद्र, नौसेना प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया। बाद में करते हैं, यहाँ पे ये नदी है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाती है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो इसे कौन सा द्वीप कहते हैं, व्हीलर द्वीप कहते हैं। यहाँ पे कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप स्थित है इसके किनारे, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम क्या है, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। ठीक है, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। व्हीलर द्वीप किसके किनारे है, चिल्का झील के किनारे। अब बात करते हैं कि जो नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है, तो मैं ये भी बता दूं 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब प्रसिद्ध यहाँ के जो फेस्टिवल है उसकी बात करते हैं, तो उड़ीसा का कौन सा फेस्टिवल है, धानुज यात्रा, धानुज यात्रा फेस्टिवल, धानुज यात्रा। बाद में रज पर्व, ठीक है, ये 2 याद रखो, धानुज यात्रा और रज पर्व। ठीक है, इनमें से रज पर्व को ज्यादा पूछा जाता है। तो बात करते हैं उड़ीसा की ओर, तो यहाँ पे संयंत्र स्थापित है। बात करते हैं संयंत्र की, राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला संयंत्र किसकी सहायता से, ये पूछा जाता है, किसकी सहायता से स्थापित किया गया, ये जर्मनी की सहायता से। ये स्थापित किसकी सहायता से किया गया है, जर्मनी की सहायता से किया गया है। अब बात करते हैं ये कि कौन सा संयंत्र है, तो ये इस्पात संयंत्र है, लोहा इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये लोहा इस्पात संयंत्र है। अब बात करते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये राउरकेला संयंत्र वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है, और लोहा इस्पात संयंत्र राउरकेला पढ़ा था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को में क्या है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य वो की उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया। अब बात करते हैं रज पर्व, ये जो धानुज यात्रा है, नुआखाई है, वो कहाँ पे, उड़ीसा के प्रसिद्ध त्योहार है। अब बात करेंगे हम उड़ीसा में जो चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान, जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है, कटक के अंदर स्थापित किया गया है, कटक उड़ीसा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कटक उड़ीसा के अंदर स्थापित है। अब बात करते हैं स्टेडियम की, अब बात करेंगे स्टेडियम, तो स्टेडियम कौन सा है, तो बिरसा मुंडा, भारत का पहला हॉकी स्टेडियम है। स्टेडियम कौन सा है, हॉकी स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, इसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये हॉकी के लिए भारत का एकमात्र स्टेडियम है, वो कहाँ पे, बिरसा मुंडा स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। और मैं बता दूं कि अभी वुमेन हॉकी टीम
हमारे यहाँ पे भारत में जीत के आई है, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। तो स्टेडियम हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। और देखो उड़ीसा के अंदर और भी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी जो याद आ रही है मेरे को, मैं आपको सारी चीजें करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं भाषा की, जो क्लासिकल लैंग्वेज है। मैंने कल भी पढ़ाया था, जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जो क्लासिकल लैंग्वेज वो कितनी है भारत के अंदर, 6 है, ठीक है। और सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम कौन सी है, वो है उड़िया। और उड़िया है वो 92% तक बोली जाती है, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पे सबसे नवीनतम कौन सी है, उड़िया भाषा है, 92% लोगों द्वारा बोली जाती है। और ये 6ठी नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है, जो कि 2000 में बनाई गई थी या स्थापित इसको किया गया था। दोस्तों एक बात और करना, आप मणिपुर है, तो मणिपुर को कब दर्जा दिया गया था, मणिपुरी भाषा को, तो मणिपुरी को दर्जा कब मिला था, मणिपुरी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था, 1992 के अंदर। और कौन सा संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा था, 71वें संविधान संशोधन के अनुसार मणिपुरी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 1992 के अंदर। और इसी के साथ कोंकणी और नेपाली को भी दर्जा दिया गया। तो ये आप थोड़ा मणिपुर वाले में नोट कर लेना, ठीक है। अब बात उड़ीसा की बात चल रही थी, तो उड़ीसा की नवीनतम भाषा कौन सी है, उड़िया। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई। तो राजधानी पूछे तो चेन्नई होगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की फेमस जैसे चीजें हैं तो उनके बारे में। तो पहले मैं भरतनाट्यम से स्टार्ट करता हूँ, क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्य, तो वो कौन सा है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम है, प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, सर्वप्रथम यही प्राचीनतम नृत्य। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन सी है, तो रुक्मणी देवी और यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी, रुक्मणी देवी और यामिनी कृष्ण मूर्ति है। तो ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। शास्त्रीय नृत्य कौन से है, 7 है। और 7वां कौन सा था, असम का था, सत्रिय नाम है उसका, ठीक है, प्राचीनतम नृत्य है। तो ये आप चीजें नोट डाल दीजिए। अब बात करते हैं चेन्नई की, तो करंट से रिलेटेड एक कर लेते हैं क्वेश्चन। तो जो डिफेंस एक्सपो था, डिफेंस एक्सपो, जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था, चेन्नई के अंदर किया गया था, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इतना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु में जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो केरल का तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है। तो केरल का जो तट होता है उसे मालाबार कहा जाता है, ये भी नोट कीजिए। और भारत में सर्वप्रथम जो मानसून है वो कहाँ पे प्रवेश करता है, केरल के अंदर मालाबार तट में प्रवेश करता है। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य हो गया, और डिफेंस एक्सपो कहाँ पे, चेन्नई के अंदर हो गया। तमिलनाडु के बारे में और भी बातें करते हैं, जैसे रिट्रीट मॉनसून है, जो रिट्रीट मॉनसून है, प्रत्यावर्ती मॉनसून, प्रत्यावर्ती मानसून कहाँ पे आता है, तो वो भी तमिलनाडु के अंदर आता है। और ये कहाँ से आता है, ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। कौन सा होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जो कि भारत में उत्तर पूर्वी से होता हुआ यहाँ पे तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है। और इसे क्या कहते हैं, रिट्रीट मानसून कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रिट्रीट मानसून का। अब तमिलनाडु के अंदर आप जैसे और भी चीजें पढ़ सकते हो, जैसे सत्यमंगलम रिजर्व है, सत्यमंगलम रिजर्व। तो ये सत्यमंगलम रिजर्व ये कहाँ पे स्थापित किया है, तमिलनाडु के अंदर स्थापित है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी। फिर करते हैं राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं कि डुगोंग क्या है। तो डुगोंग, ये आईएएस में पूछा गया है कि डुगोंग क्या है। डुगोंग एक स्तनधारी जलीय जीव है। क्या, स्तनधारी जलीय जीव है। और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने ये कदम उठाया कि यहाँ पे राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। और सत्यमंगलम रिजर्व कहाँ पे, ये भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है।
अब तमिलनाडु के पर्व की बात करते हैं, त्योहार की बात करते हैं, तो कौन सा है? पोंगल। पोंगल कहाँ का है? तो त्योहार कहाँ का है? तमिलनाडु का पोंगल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो तमिल, अब सारे स्टेट है तो उनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे हम भाषा की बात करते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज। तो सबसे पुरानी भाषा कहाँ की है? तमिलनाडु की तमिल भाषा। कौन सी है? फर्स्ट भाषा तमिल, जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था तमिल को, ठीक है। और जो तमिल भाषा के सबसे विद्वान कवि थे वो कौन थे? संगम कवि थे। क्या नाम था उनका? संगम कवि था। तो मैंने आपको देखो 5 और स्टेट करवाए, तो आप इनको करना, और इनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है, आप भी थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर मेरे से कुछ चीजें रह गई है तो आप इनको थोड़ा बहुत और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।